जय हिंद विद्यार्थियों, क्या हालचाल। सब बढ़िया चलते हैं आज की बेहतरीन सी क्लास की ओर। चूंकि पिछली क्लास में मैंने महत्वपूर्ण तरीके से आपको इतिहास के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, जो कि आपके एग्जाम के लिए तथा आपके जीवन के लिए अति महत्वपूर्ण होने का कार्य करता है। याद रखें, यदि आप 2023 के अंतिम में एक बेहतरीन सी जॉब पाना चाहते हैं तो सीधा जुड़ जाना है फ्यूचर अकेडमी XYZ से, क्योंकि यह एक ऐसा प्लेटफॉर्म है जो आपको बेस्ट कंटेंट, बेस्ट मटेरियल और बेस्ट टीम के साथ देने का कार्य करता है। आपको बेहतरीन तरीके से डी करनी है। इसके अलावा आपको मैं बताना चाहूँगा कि इतिहास इतनी बेहतरीन तरीके से, इतनी जानदार शानदार तरीके से आपको पढ़ाने का कार्य करूँगा कि आपको इतिहास उंगलियों पर याद हो जाएगी। इस तरीके से समझाने का कार्य करूँगा। अब इतिहास रटने का समय गया, अब तो इतिहास समझने का समय है। इतनी जानदार शानदार तरीके से आपको मैंने कर्नाटक का द्वितीय युद्ध के बारे में प्रमुख जानकारी देने का कार्य किया था, और आज मैं प्रमुख रूप से बात करूँगा कर्नाटक के तृतीय युद्ध के बारे में। कहीं ना कहीं अंग्रेजों का जो दिमाग था अब बहुत बड़े लेवल पर जा चुका था, और उनके दिमाग में ये अब दूसरा उनका उद्देश्य घूम रहा था, जो था उनका धर्म का परिवर्तन कराना। कहीं ना कहीं अब वो इस प्रकार की रणनीति बना रहे थे कि अब किसी न किसी तरीके से भारत में धर्म का परिवर्तन कराया जा सके। आपको पता है कर्नाटक के तृतीय युद्ध की, तो इसके जो कारण थे वो यूरोप में 7 वर्षों तक युद्ध हुआ। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ। फ्रांस और ब्रिटेन के बीच में हुआ। इसके परिणाम स्वरूप वांडीवास का युद्ध आपको देखने को मिलता है। तो एग्जामिनर बहुत पूछ लेता है कि बताओ वांडीवास का युद्ध कब हुआ था। तो कहना सर, जो वांडीवास का युद्ध है ना 1760 ईस्वी में हुआ था। कब? कहना सर 1760 ईस्वी में हमें वांडीवास का युद्ध देखने को मिला। अगर हम समापन की प्रमुख रूप से बात करते हैं तो पेरिस की संधि के साथ इसका समापन हमें देखने को मिलता है। हमने आपको बोला ना, जब भी अंग्रेजों द्वारा किसी भी लोगों से युद्ध लड़ा जाएगा और आखिरी में एक कहीं ना कहीं संधि होगी, तो वांडीवास का जब युद्ध हुआ, तो वांडीवास का युद्ध कब हुआ? कहना सर 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। और समाप्तन की अगर हम बात करें, समाप्त कर पेरिस की संधि के साथ कर्नाटक का जो युद्ध है वो कहीं ना कहीं समाप्त हो गया। इसके बाद बात करेंगे, इस युद्ध में फ्रांसीसियों की नींव कहीं ना कहीं कमज़ोर पड़ने लगी थी। हमने आपको पिछली वीडियो में बता रखा है विद्यार्थियों कि हमने आपको बताया था कि अब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का ही दबदबा बनने वाला है। बकाया जो फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनियाँ, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी, सभी का स्तूपड़ा साफ हो जाएगा। केवल और केवल बचेगा तो कौन? कहना सर ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी बचेगी। अब इस युद्ध के कारण आपको मैं बताना चाहूँगा कि फ्रांसीसियों की नींव कहीं ना कहीं बहुत कमज़ोर पड़ गई थी। फ्रांसीसी बहुत कमज़ोर हो गए थे। अब इनके लिए समझ लो इनका अस्तित्व ही भारत से खत्म होने ही वाला था। अगर हम प्रमुख रूप से बात करें तो इस युद्ध में फ्रांसीसियों की नींव कमज़ोर पड़ने लगी, साथ खत्म ही होने लगी थी, खत्म ही हो गई थी। और भारत में फ्रांसीसियों का पूरी तरीके से सफाया हो गया था। क्या हो गया था? पूरी तरीके से पतन हो गया था। अब भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का पतन हुआ। अब भारत में फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं बची है। अब मैं बता रहा हूँ ना, सिर्फ दबदबा रहने वाला है तो केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का, जो कि जानदार शानदार तरीके से दिमाग लगाता है। विद्यार्थियों में आपको बताना चाहूँगा कि जो अंग्रेज हुआ करते थे वो इस तरीके से दिमाग लगाया करते थे कि सांप भी मर जाए और लाठी भी ना टूटे, इस प्रकार की वह बात किया करते थे। लोगों से अपने मतलब निकालने का वह कार्य किया करते थे। किसी ना किसी तरीके से इस व्यक्ति से हमारा मतलब निकल सके। अगर उस व्यक्ति से अंग्रेजों का मतलब निकल रहा है तो साम दाम दंड भेद सब किसी ना किसी तरीके से अपना मतलब निकलवा कर ही रहेंगे। ये थे अंग्रेजों का दिमाग, और बहुत जानदार शानदार दिमाग चलाया करते थे। आप इस प्रकार यदि कोई व्यक्ति से काम निकालना है तो इस प्रकार उसकी, आपको बता दें, चमचागिरी कह सकते हैं। इस प्रकार उसकी तारीफ किया करते थे, इस प्रकार उसको अपनी बातों में उलझाया करते थे कि उस व्यक्ति को खुद पता नहीं चलता था कि हम अंग्रेजों के इशारे पर चल रहे हैं कि हम अपनी मर्जी से आगे बढ़ रहे हैं। ये कन्फ्यूज़न जो शासक थे ना, उनमें, उनके मन में, उनके बीच यह चीज़ें होने लगी थी, और ये कहीं ना कहीं काफ़ी खतरनाक होने वाली थी। अगर हम प्रमुख रूप से बात करेंगे, हम लोगों ने कर्नाटक का युद्ध पढ़ा, कर्नाटक का प्रथम युद्ध पढ़ा, कर्नाटक का द्वितीय युद्ध भी पढ़ा, और आज हमने कर्नाटक का तृतीय युद्ध भी पढ़ लिया है। और मैं आपको बताना चाहूँगा प्रमुख रूप से कि यूरोप में सात वर्षों तक ये युद्ध चला था, और फ्रांसिस और ब्रिटेन के बीच में यह युद्ध हुआ। और हम बता दें परिणाम इसका, वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास का जो युद्ध है 1760 ईस्वी में हुआ। यही कारण है, प्रमुख कारण माना जाता है कि
फ्रांसीसियों का पतन का ये प्रमुख हो गया था कि समझ लो भारत में फ्रांसीसियों का सूबड़ा साफ अब केवल दबदबा रहेगा तो केवल और केवल ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का। आगे बताना चाहूँगा कि मुगल शासकों के बारे में, जो कि यहाँ से कतई जहर क्वेश्चन यहाँ पर आपको देखने को मिलते हैं और इतने जानदार शानदार यहाँ से आपको क्वेश्चन मिलते हैं और इसको इतने बढ़िया तरीके से हम पढ़ने वाले हैं ना कि एक एक क्वेश्चन प्रत्येक वर्ड आपको रट जाएगा। इस बात की गारंटी मैं खुद फ्यूचर एकेडमी XYZ के माध्यम से आपको देने का कार्य करता हूँ। आप याद रखें, अगर हम बात करें मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, जो कि आपको बता दें जी मोहम्मद शाह रंगीला था, ये व्यक्ति काफ़ी रंगीन मिजाज का हुआ करता था। जिस प्रकार इसका ये नाम है ना उसी प्रकार का ये व्यक्ति हुआ करता था। इसको मोहम्मद शाह रंगीला कहते थे। अगर हम इसकी पत्नी की बात करें तो 1857 की क्रांति को मैं आपको याद दिलाना चाहूँगा कि 1857 की क्रांति में अंग्रेज़ों को प्रत्येक इन्फॉर्मेशन देने का जो कार्य किया था मोहम्मद शाह रंगीला की जो पत्नी थी उसको ही दिया करता था। अंग्रेज़ों को सारी इन्फॉर्मेशन भारत की जो रणनीति लड़ती जा रही थी 1857 की, वो सारी इन्फॉर्मेशन अंग्रेज़ों को दी जा रही थी। कहती नहीं है जब घर का ही भेदी हो ना, तो इसी प्रकार की कहावत है कि घर का भेदी लंका ढाए, तो यही है ना, ये घर के भेदी स्वयं थी। इसी कारण 1857 की क्रांति भी विफल हो गई थी और कहीं ना कहीं अब चीज़ें बदलने वाली थी। अगर हम बात करें मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में तो इसका जो शासनकाल है वो 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक हुआ। यह कहीं ना कहीं बहुत बड़ा अंक है, इतने लंबे समय तक इसने शासन करने का कार्य किया था। अगर हम आगे बात करें, धीरे धीरे मुगलों का पतन होना शुरू हो गया था। इसका प्रमुख कारण मैं आपको बताना चाहूँगा कि मुगलों के पतन का एकमात्र कारण है कि ये अपनी मस्ती में मस्त रहा करते थे। इन्हें देश से, अपने शासन से कोई प्रकार का, किसी भी प्रकार का मतलब नहीं था। ये केवल और केवल बढ़िया तरीके से, आप समझ रहे हैं, रंगीन मिजाज की हुआ करते थे। दारू वगैरह पी ले और टन्ना, बस, और कोई मतलब नहीं है इनको। अगर हम बात करें, धीरे धीरे मुगलों का पतन शुरू हो गया था। अवध के जो नरेश थे, अवध की अगर हम बात करें, अवध के शहादत खां थे। अवध के शहादत खां ने जब मोहम्मद शाह रंगीला के ऐसे बर्ताव को देखा तो उसने कहा कि अब हम अपने आप को अलग करेंगे और स्वतंत्र कर लिया। क्या किया? अपने आप को अलग करके स्वतंत्र कर लिया। अवध के शहादत खां ने स्वतंत्र कर और अवध का पहला नवाब बन गया। एग्जामिनर बहुत जानदार शानदार तरीके से यहाँ से क्वेश्चन करता है कि बताइए अवध का पहला स्वतंत्र शासक कौन बना? तो अवध का पहला स्वतंत्र शासक की अगर पूछे तो आप सीधा सीधा टिक करके आइएगा, शहादत खां। क्या टिक करेंगे? कहना सर वो आंसर जो है ना वो शहादत खां इसका प्रमुख रूप से आंसर होने वाला है। यही बात जब बंगाल के शासक ने देखी तो बंगाल का मुर्शिद कुली खां बंगाल का शासक हुआ करता था। कौन व्यक्ति था जो बंगाल का शासक हुआ करता था? तो उस व्यक्ति का नाम है मुर्शिद अली खां। इसने भी दिल्ली से अपने आप को अलग करने का निर्णय ले लिया। याद रखना, जब परिवार में ना एक लोग दूसरे लोग से अलग होते हैं तो कहीं ना कहीं परिवार की शक्ति भी खत्म हो जाती है। इसी प्रकार मैं आपको बताऊंगा कि मुगलों के पतन शुरू किस प्रकार हो गया था कि जो दिल्ली का जो शासक था मोहम्मद शाह रंगीला, वही बड़े रंगीज मिजाज का था। जब उस चीज को अवध के नरेश ने देखा, शहादत खां ने देखा कि अब दिल्ली का पतन कहीं ना कहीं प्रारंभ हो चुका है, तो अपने आप को दिल्ली से अलग कर लिया और अलग करके एक स्वतंत्र अवध का नरेश बन गया। क्या बन गया? स्वतंत्र नरेश बन गया। अवध का क्या बन गया? अवध का नवाब बन गया, पहला स्वतंत्र। ठीक है। फिर यही बात बंगाल के नरेश मुर्शिद कुली खां ने भी देखी और दिल्ली से अपने आप को स्वतंत्र कर बंगाल का यह पहला नवाब बना। क्या बना? बंगाल का ये पहला नवाब बनने का इसने भी कार्य किया। तो प्रमुख रूप से सबसे पहले दिल्ली के शासन से कौन अलग हुआ? तो आपको पता होना चाहिए कि सबसे पहले अवध के नरेश का क्या नाम था? कहना सर शहादत खां। और इसके बाद फिर कौन हुआ? कहना सर बंगाल के नवाब उस समय कौन था? कहना सर मुर्शिद अली खां, जो कि दिल्ली से अपने आप को अलग करने पर स्वतंत्र कर बंगाल का पहला नवाब बनने का कार्य किया। अगर हम प्रमुख रूप से वार्ता करें हैदराबाद की, तो हैदराबाद के निजाम
उल मुल्खा मुल्का मुल्का ने स्वतंत्र अपने आप को भी स्वतंत्र कर लिया था। बड़ी बड़ी जो महाशक्तियां थीं वो कहीं ना कहीं दिल्ली से अलग हो रही थीं, और यही कारण है कि दिल्ली की जो दीवारें हैं, दिल्ली की जो नींव है, कहीं ना कहीं ढीली पड़ गई थी। और ये सारी चीज़ें हैं ना जो कहीं ना कहीं अंग्रेज देख रहे थे, बड़े इसी चीज़ का तो इंतजार कर रहे थे कि कब इनके घर में दरार पड़े और हम इनके घर पर बुलडोजर चला दें और इसके घर को हड़पने का कार्य करें। अंग्रेज कहीं ना कहीं बहुत जानदार शानदार दिमाग लगा रहे थे कि किस प्रकार, आखिर किस प्रकार बंगाल के नवाब अलग हुए, आखिर किस प्रकार अवध के नवाब अलग हुए, आखिर किस प्रकार हैदराबाद के निज़ाम भी अलग अलग हो गए। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़े झटके थे दिल्ली के लिए, क्योंकि ये बड़ी शक्ति हुआ करती थी। आप खुद विचार लगाइए, अगर रिलायंस कंपनी है और रिलायंस कंपनी का जो ओनर ही है वही हट जाए तो इस कंपनी का क्या वास्तव बचेगा, क्या कुछ बचेगा क्या? कहीं ना कहीं सब चीज़ें समाप्त हो जाएंगी। अगर उस चीज़ का मालिक ही नहीं रहेगा तो वो चीज़ें अपने आप निस्तो नाबूद हो जाने का कार्य करेंगी। ये बात आप बेहतरीन तरीके से याद रखिएगा और अपने दिमाग में सेव कर लीजिएगा कि मुगल शासन है ना, बहुत जानदार शानदार तरीके से आपको पढ़ना होगा, क्योंकि यहाँ से वो क्वेश्चन आते हैं जो एग्जाम में डिटो छपते हैं भाई साहब, बिल्कुल डिटो छपने का कार्य करते हैं। अगर हम आगे बात करें 1737 के बारे में, तो 1737 ईस्वी में पेशवा 1737 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम, 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम की अगर बात करें, प्रथम ने दिल्ली पर 500 घोड़ों के साथ क्या किया, 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर लिया। क्या किया, 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर आक्रमण कर दिया और लूट कर महाराष्ट्र वापस चले गए। इनका दूसरा नाम शक्ति का अवतार कहा जाता था, इनका दूसरा नाम शक्ति का अवतार था। याद रखना, यही सबसे बड़ी गलती थी। अगर हम बात करें पेशवा बाजीराव की, अगर पेशवा बाजीराव दिल्ली को लूटने की जगह उस पर अपना शासन कर लेते तो शायद आज परिस्थितियां ऐसी ना होती, भारत की स्थिति वैसी जो रही है वैसी शायद ना होती, शायद भारत गुलाम ही ना बनता। क्योंकि ये जो कहते हैं ना, इनका जो दूसरा नाम था वो शक्ति का अवतार हुआ करता था। इन्होंने, आपको बता दें, 1737 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर 500 घोड़ों के साथ आक्रमण किया और लूटकर महाराष्ट्र वापस चले गए। और कहीं ना कहीं यही सबसे बड़ी गलती थी। अगर वो महाराष्ट्र ना जाते और दिल्ली का शासन अपने हाथ में ले लेते तो चीज़ें बदल जाती, क्योंकि इस व्यक्ति का तो नाम ही मोहम्मद शाह रंगीला, ये रंगीन मिजाज का व्यक्ति हुआ करता था। इसका नाम में ही रंगीला जुड़ा हुआ है भाई साहब, आप खुद विचार लगाइए। जिस व्यक्ति के नाम में रंगीला जुड़ा हो ना, तो उस व्यक्ति किस प्रकार का मिजाज, किस मिजाज का होगा, ये तो आपको खुद ही समझ में आ जाना चाहिए। तो 1737 ईस्वी में पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया और लूट करने के पश्चात वह महाराष्ट्र जाने का कार्य किया, वापस महाराष्ट्र चला गया। और कहीं ना कहीं यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। याद रखना, यही सबसे बड़ी उसकी गलती थी। शायद अगर वो शासन कर लेता, लूट ना करके पूरा शासन अपने हाथ में ले लेता तो चीज़ें बदल जाती। हमें भी ऐसा लगता है और शायद इतिहासकारों को भी ऐसा लगता होगा कि चीज़ें कुछ और हो जाती। ठीक है, क्योंकि इस व्यक्ति का जो दूसरा नाम था ना वो शक्ति का अवतार था। एक बार एग्जाम में पूछा गया था वह कौन सा व्यक्ति है जिसने 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था और उसको शक्ति का अवतार कहा जाता है, तो उस व्यक्ति का नाम है पेशवा बाजीराव प्रथम। या फिर एग्जामिनर इस प्रकार क्वेश्चन करे कि बताओ वह व्यक्ति कौन है जिसने 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया था, तो आपका आंसर भी पेशवा बाजीराव होने वाला है। या फिर वो इस प्रकार क्वेश्चन करे कि बताओ पेशवा बाजीराव प्रथम ने दिल्ली पर 500 घोड़ों के साथ आक्रमण कब किया, तो आपका आंसर 1737 होना चाहिए। ये आपको बहुत महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना चाहिए और अपने दिमाग में इस बात को सेव कर लेना चाहिए। अगर हम प्रमुख रूप से आगे बात करें, मुगल शासक को भारत में मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे। जो मुगल शासक थे वो कहीं ना कहीं भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, लेकिन इनके विरोध में मराठा हिंदू खड़े हुए थे। सबसे बड़ी बात, मराठाओं में वो ताकत हुआ करती थी कि इनके सामने अच्छे अच्छे निस्त नाबूद हुआ करते थे। आपको मैं आगे बताने का कार्य करूंगा कि मराठा वो पावर थी, जब मराठाओं ने शासन किया था तो अखंड भारत का बहुत विस्तार हुआ था। वाकई में
क्योंकि देखो मराठा जो लोग थे वो कहीं ना कहीं देश के बारे में सोचा करते थे, अपनी प्रजा के बारे में सोचा करते थे, और ये मुगल जो थे वो सिर्फ अपने बारे में सोचा करते थे, इसके अलावा इनकी बुद्धि आगे बढ़ती ही ना थी, हम आपको सत्य बताएं तो। ठीक है, अगर हम आगे बात करें मुगल शासकों की, तो मुगल शासक भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, जबकि मराठा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। ये बहुत बड़ी बात है। अगर कोई व्यक्ति हिंदू राष्ट्र बनाना चाहता है और कोई व्यक्ति मुस्लिम राष्ट्र या मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहता है, तो इन पर कहीं ना कहीं एक बहुत बड़ी बात हो जाती है। यही कारण है कि इनका युद्ध होता रहता था। यही कारण था कि मराठाओं का और आपको बता दें मुगल शासकों का दिन पर दिन प्रतिदिन युद्ध होता रहता था। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने सबसे बाद में दिल्ली पर कब्जा किया था, क्योंकि अंग्रेजों को इस बात का बहुत बढ़िया तरीके से पता था, अगर हम दिल्ली पर कब्जा कर लेंगे तो दिल्ली पर आपको बता दें कभी ना कभी डेली के डेली हर 10 दिन में, हर 15 दिन में, हर 1.5 महीने 2 महीने में युद्ध होते रहते हैं। अगर हमारा शासन चला गया तो हमारा शासन अकेला दिल्ली से नहीं पूरे भारतवर्ष से चला जाएगा। इसीलिए उन्होंने दिल्ली पर आक्रमण वो कहीं ना कहीं सबसे आखिरी में करने का कार्य किया था, यानी सबसे अंतिम में करने का कार्य किया था। यही सब चीज़ें अंग्रेज बैठे बैठे आराम से देख रहे थे। क्या कर रहे थे कि वो सही समय का इंतजार कर रहे थे। वो सही समय का इंतजार कर रही थी कि कब भारत को गुलाम बनाया जा सके, कब भारत की जड़ें कमज़ोर हों और भारत को हम गुलाम बना लें, इस ताक में बैठे थे। बापू ने सुना है ना, आप लोगों ने सुना होगा कि शिकारी है ना, शिकार के लिए ताक में बैठा रहता है कि जैसे ही दिखा कि अब ये शिकार होने लायक हो गया, तुरंत गोली या तुरंत बाण उसने छोड़ने का कार्य किया और उस जानवर का शिकार करने में वो सफल हो जाता है। इसी प्रकार ये अंग्रेज हुआ करते थे। ये बहुत दिमाग लगाने वाले व्यक्ति हुआ करते थे। ये आराम से देख रहे थे, इंतजार कर रहे थे, सही समय का इंतजार था इन्हें तो केवल कि कब भारत की जड़ें कमजोर हों और हम भारत को गुलाम बना सकें। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात हो जाती है विद्यार्थियों। लेकिन इसमें इनके आड़े जो आने वाले व्यक्ति थे वो थे मराठा और पेशवा। ठीक है ना, इनके जो आड़े आने वाले व्यक्ति थे वो केवल के मराठा और पेशवा राजपूत वगैरह हुआ करते थे। पहले इनको ख़त्म करना था। इनकी ये चाल थी कि अब किस प्रकार मराठाओं का शासन ख़त्म किया जाए, मराठाओं की शक्ति को कमज़ोर किया जाए, राजपूतों को ढेर किया जाए, किस प्रकार पेशवाओं को निस्त नाबूद किया जाए। अब इनके दिमाग में ये प्लानिंग घूम रही थी कि अब हमें कुछ आगे भारत को अगर गुलाम बनाना है तो पहले इन शक्तियों को हमें निस्त नाबूद करना पड़ेगा। अगर हम बात करें पेशवाओं की, तो पेशवा बाजीराव दिल्ली पर शासन ना करके उन्होंने दिल्ली को सिर्फ लूटकर वापस चले जाने का कार्य किया। और कहीं ना कहीं यही पेशवाओं की सबसे बड़ी गलती, मैं कह सकता हूं कि सबसे बड़ी गलती यही थी इन लोगों की। ये थी आज की क्लास। मेरा प्रयास पूरा था कि आप लोगों को बेहतरीन तरीके से चीज़ों को समझा पाऊँ, बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन कर पाऊँ और बढ़िया जानदार शानदार तरीके से आपके दिमाग में सारी चीज़ें सेव हो जाएं। और क्या चाहिए भाई, आप खुद विचार लगाइए। हमारा तो सिर्फ एक मोटिव है कि आप लोगों के लिए कुछ बढ़िया तरीके का कंटेंट दे सकें। आपको इस प्रकार समझाने का प्रयास करते हैं कि आपके दिमाग में बिल्कुल छपना चाहिए। क्योंकि मेरा चाहे ऑफलाइन में हो चाहे ऑनलाइन में हो, केवल प्रयास इतना ही रहता है कि आपको चीज़ें इसी क्लास में याद हो जाना चाहिए। आप यही चीज़ें याद करके जाएंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। और एक बार घर पर रिवीजन कर लेंगे तो उसको बोलते हैं हम सोने पे सुहागा वाला काम, तो बहुत बढ़िया रहेगा। क्योंकि हमें पता है कि आपको घर पर पढ़ने का समय हो अथवा ना हो, लेकिन पढ़ने का मन तो आपको करने वाला है ही नहीं। तो प्रयास यही है कि आपको यहीं की यहीं सारी चीज़ें रटवा दें और जानदार शानदार तरीके से आपको समझा दें। ठीक है ना, तो चलते हैं एक बार जानदार शानदार से रिवीजन की ओर, क्योंकि रिवीजन ही आपको बता दें याद करना और समझने का समझ लो वर्चस्व कह सकते हैं, बहुत जरूरी है रिवीजन आपके लिए। तो चलते हैं जानदार शानदार से रिवीजन की ओर। अगर हम बात करें कर्नाटक का तृतीय युद्ध, तो कारण अगर हम बात करें तो यूरोप में 7 वर्षों तक युद्ध फ्रांस तथा ब्रिटेन के बीच में चला। परिणाम मांडीवास का युद्ध 1760 ईस्वी तक समाप्त हुआ पेरिस की संधि के साथ। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की नींव कमजोर पड़ने लगी और खत्म ही हो गई थी भारत से फ्रांसीसियों का सुपड़ा साफ। ठीक है, फिर बात करी हमने मुगल शासकों के बारे में। मुगल शासकों की बात करें मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में, इसका शासन 1719 से लेके 1748 ईस्वी तक रहा। धीरे धीरे मुगलों का पतन प्रारंभ हो गया था और अवध को शहादत खान ने स्वतंत्र कर लिया।
अवध का पहला नवाब बना। बंगाल को मुर्शिद अली खान ने दिल्ली से अपने आप को स्वतंत्र कराया और पहला नवाब बना। फिर हैदराबाद के निज़ाम भी अल लक्का ने स्वतंत्र कर लिया था अपने आप को भी। 1737 में पेशवा बाजीराव प्रथम दिल्ली पर 500 घोड़ों के साथ दिल्ली पर आक्रमण किया और लूटमाट करने के बाद वह महाराष्ट्र वापस चले गए। दूसरा, इनको शक्ति का रूप कहा जाता है या शक्ति का अवतार कहा जाता था। मुगल शासक अपनी मुस्लिम राष्ट्र बनाना चाहते थे, मराठा हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते थे। इनका युद्ध होता रहता था, यही सारी चीज़ें अंग्रेज देखते रहते थे और ये सही समय का इंतजार कर रहे थे कि कब भारत को गुलाम बनाया जाए। सबसे बड़ी गलती पेशवाओं की थी कि वो दिल्ली पर आते थे, क्या करते थे, आपको बताते हैं, लूटपाट किया करते थे और उसके बाद वापस चले जाते थे। ये सबसे बड़ी गलती थी। बाकी की चर्चा हम प्रमुख रूप से कल की क्लास में करेंगे। जानदार शानदार कल की क्लास भी होगी, आप लोग उपस्थित रहिएगा। कंटिन्यूटी अब डेली रहेगी। आप लोगों से मैं क्षमा चाहता हूँ कि थोड़ा सा परिवार में है ना, जो शादियों का भवंडर कह सकते हैं, एक छोड़ दूसरी शादी, तीसरी शादी, शादियों से बड़ा परेशान हो गया था, इस कारण थोड़ा सा गैप हो गया। इसके लिए आपसे मैं क्षमा चाहता हूँ विद्यार्थियों। लेकिन अब आपकी क्लासें बिल्कुल रेगुलर होने वाली हैं। आप लोग जुड़े रहना फ्यूचर एकेडमी XYZ पर और विश्वास बनाए रखना, क्योंकि विश्वास ही आशा ही विश्वास है और विश्वास ही आविष्कार है। और आपके लिए वही विश्वास जो होगा कहीं ना कहीं आपकी नींव को मजबूत करने का कार्य करेगा। ठीक है ना। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जो विद्यार्थी नए हैं वो जल्दी से वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करके आएंगे अपने यार दोस्तों और चाहने वालों के साथ, क्योंकि आज की जो वीडियो थी कहीं ना कहीं बेहतरीन, गजब और लाजवाब होने का कार्य कर रही थी। इन्हीं चंद शब्दों के साथ विदा लेना चाहूँगा। जीवन में आनंदित रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत।